टेस्ट के मार्क्स का उतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, रादर एनालाइज करने पे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए। कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो, कुछ छोटे टारगेट्स रखो, अपने कुछ अचीवेबल टारगेट्स रखो। स्टडी आवर्स काउंट करने से बेटर है कि आप कितने टॉपिक्स कवर कर रहे हो उसमें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है AIAPGET की ऑल इंडिया रैंकर 5 डॉक्टर आरती चिटनिस। इन्होंने अपना BAMS BSAM भाई साहेब सावंत आयुर्वेद कॉलेज सावंतवाड़ी से 2021 में पूरा किया और उसके बाद एक साल गैप लेकर इस साल AIPGET एग्जाम दिया और ऑल इंडिया में रैंक 5 लाया। और आज वो हमारे साथ जुड़ी है अपनी इस जर्नी को शेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आरती। थैंक यू डॉक्टर अदिति। सो आरती, आपको रिपीट क्यों करना पड़ा? ओके, तो एक्चुअली एग्जाम मैंने 2023 में ही दिया, पर प्रिपरेशन 21 में स्टार्ट किया था। पर उस वक्त भी मैं उतना श्योर नहीं थी कि पीजी अभी करना है, डायरेक्टली एग्जाम के बाद ही करना है। पर फिर भी फाइनल एग्जाम जब फोर्थ ईयर का हो गया, उसके बाद बाकी बैचमेट्स के साथ मैंने क्लासेस ज्वाइन कर लिए। अजित पाटिल सर के क्लासेस ज्वाइन किए थे। और शुरुआत में कैसे होता था कि सिलेबस कम रहता था तो पढ़ाई हो पाती थी, मार्क्स भी अच्छे आते थे टेस्ट में। पर बाद में जैसे ड्यूटी आवर्स बढ़ने लगे तो सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं हो पाता था और मैं उतना फोकस नहीं कर पा रही थी। और मैंने पहले ये डिसाइड किया था कि मुझे कोई नॉन वर्किंग नहीं लेना है इंटर्नशिप में। तो फिर जब पीएचसी के ड्यूटी स्टार्ट हो गए उसके बाद तो पढ़ाई ऑलमोस्ट रुक ही गई। तो फिर डिसाइड किया कि उस साल का अटेम्प्ट नहीं देना है और 2023 का अटेम्प्ट ही देना है। ओके। आपका शायद पहले पीजी करने का मन नहीं था, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने फिर डिसाइड किया कि अभी पीजी करना है? मतलब ये जो नास्तिक से आस्तिक का जो कन्वर्जन था, ये कैसे हुआ आपका? पीजी नहीं करना है ऐसे ही नहीं था, पर डायरेक्टली बीएमएस के बाद डायरेक्टली पीजी करना है ऐसे श्योर नहीं था। मेरा क्लिनिकल एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं था ड्यूरिंग बीएमएस। तो जब इंटर्नशिप एक्चुअली स्टार्ट हुआ तो उस वक्त मैं श्योर नहीं थी कि क्लिनिकल सब्जेक्ट में अगर आगे बढ़ना है, पीजी करना है या नॉन क्लिनिकल में करना है, या प्रैक्टिस करनी है या कुछ एकेडमिक रिसर्च में जाना है। तो जैसे इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया, एक्चुअली ड्यूटी स्टार्ट हो गए, तो थोड़ा आइडिया बेटर आने लगा कि आगे जाके क्या करना है, थोड़ा मैं किस चीज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। और पीजी का ये बेनिफिट रहता है कि आपके पास ऑप्शंस ज्यादा ज्यादा रहते हैं। आप अगर एकेडमिक्स में भी जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, प्रैक्टिस करना है तो वो भी कर सकते हैं। राइट। आपने जब रिपीट किया था तो उस समय आपने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन किया था या फिर टेस्ट सीरीज लगाया था, क्या किया था? मैंने रेगुलर क्लासेस ही ज्वाइन किए थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लासेस ज्वाइन किए उस वक्त लेक्चर्स करने के लिए उतना मुझे पॉसिबल नहीं हुआ। शुरुआत में लेक्चर्स भी करती थी, पर उसके बाद ऐसे होने लगा कि लेक्चर्स के लिए टाइम ही नहीं मिलता था, फिर नोट्स पढ़ के या संहिता पढ़ के ही सिर्फ टेस्ट दे देती थी। पर लेक्चर्स का फायदा ये रहता है कि एट द टाइम बहुत से सब्जेक्ट्स के साथ आप टच में रहते हो। और ड्यूरिंग लेक्चर सर का सिखाने का जो पैटर्न है, सर एक टॉपिक सिखाते वक्त उससे रिलेटेड बाकी संहिता के कुछ टॉपिक्स रहते हैं, तो वो भी कंपेरेटिव स्टडी वहीं पे हो जाता है, तो लेक्चर्स का ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो फिर मैंने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कर लिए। ओके। तो आपने रिपीट के दौरान घर पे रह के पढ़ाई की थी या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन किया था? मैंने रिपीट के दौरान घर पे ही पढ़ाई की थी, क्योंकि पहले से ही आदत थी एक तो मुझे घर पे पढ़ने की। लाइब्रेरी का इशू ये था कि लाइब्रेरी के टाइमिंग्स थोड़े ऑड थे, तो वो नहीं हो पाता था लाइब्रेरी में जाना। पर कुछ पढ़ाई रहती थी, मेरी दोस्त यहीं पे थी तो उसके साथ डिस्कस करके अगर कुछ पढ़ना रहता था तो हम लोग साथ में पढ़ते थे। और उससे कुछ चीजें याद रखने में उसकी बहुत मदद होती है। आप अगर जितना डिस्कस करके पढ़ाई करते हो तो वो लॉन्ग टर्म तक याद भी रहता है। कुछ साथ में बैठ के कुछ ट्रिक्स बनाते हो आप, तो वो पढ़ाई वो ज्यादा अच्छा आपको याद रहता है फिर।
एब्सोल्युटली राइट। ये जो घर पे, आप जब घर पे पढ़ाई कर रहे थे, वो भी ऑनलाइन पढ़ाई, तो उस टाइम आपका अनुभव कैसा रहा? तो घर पे पढ़ने का बेनिफिट यही था कि शेड्यूल एक तो फ्लेक्सिबल रहता था, और मुझे पहले से आदत थी घर पे पढ़ने की। कॉलेज मेरा सेम टाउन में ही है, तो पढ़ाई हो जाती थी। और कुछ चीजें ऐसी रहती थी कि जो मैं फ्रेंड के साथ डिस्कस करके भी पढ़ाई करती थी, तो कुछ मतलब वो याद रखने में थोड़ा उसका फायदा होता था। लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि लाइब्रेरी का टाइम थोड़ा और था। और फिर वो अगर लिंक लग जाता है तो उसके बाद बीच में ही लाइब्रेरी। आज सिर्फ रिपीट करने के इस दौरान में आपने कुछ जॉब ज्वाइन किया था क्या? नहीं, मैंने कोई जॉब तो नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि इंटर्नशिप के वक्त एक जॉब मैंने ज्वाइन किया था आईसीयू में। तो मुझे थोड़ा आइडिया आ गया कि स्टडीज और जॉब दोनों एक साथ नहीं मैनेज होगा। और मतलब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया जैन में। तो मैंने ये कुछ एस्टिमेट किया था कि कुछ शायद 7-8 महीने मिलेंगे, तो उसमें फिर मैक्सिमम टाइम मुझे स्टडी के लिए डेडिकेट करना था। तो फिर जॉब नहीं किया। अगर आपके पास वो चॉइस है कि आप जॉब ना करके आप पूरा टाइम डेडिकेट कर पा रहे हो, तो और भी अच्छा है। एब्सोल्युटली राइट। एट ए टाइम एक चीज से फोकस रहता है तो काफी अच्छा रहता है। बट हम लोग ड्रॉप पीरियड में होते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग सोशल मीडिया पे काफी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो इस इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी फेसबुक है, तो इस पे आपका कितना समय जाता था और आप अपने टाइम को कैसे मैनेज कर पाते थे इस डिस्ट्रैक्शन से? ओके। तो सोशल मीडिया पे शुरुआत में थोड़ा टाइम जाता था कुछ, और वो भी ज्यादा तो इंस्टाग्राम पे ही जाता था। पर ये मैंने पहले ही जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन, उस टाइम जैन में जब क्लासेस ज्वाइन किए, तो उस वक्त क्लास का ऑलमोस्ट 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। और मुझे वो आइडिया, प्रेशर का आइडिया तब भी आया कि मैं जिनके साथ compete करने जा रही हूँ, उन्होंने प्रिपरेशन कंसिस्टेंटली कुछ 6-7 महीने पहले से स्टार्ट किया है। तो मुझे लैक्स रहने के लिए तो उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर अपने आप ही फिर मैंने वो डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए मार्च में वो सब अनइंस्टॉल ही कर दिया, इंस्टाग्राम। ओके, अ वेरी टफ डिसीजन। ये जो बैकलॉग था, जैसे आपने कहा 60% सिलेबस खत्म हो चुका था, तो जो बैकलॉग होता है वो हम कैसे कवर कर सकते हैं? तो बैकलॉग तो पहले वो सभी को सबको ही होता है, तो बैकलॉग का उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस यूजुअली रिपीट हो जाता है। मतलब अगर एक इस वीक का जो टेस्ट का सिलेबस है, उसमें से बहुत सा पार्ट नेक्स्ट वीक के टेस्ट में रिपीट होता है। और अगर नेक्स्ट वीक में नहीं हुआ, तो उसके आगे के कुछ 3-4 वीक्स बाद में रिपीट हो ही जाता है। तो अगर कुछ बाकी रह भी रहा है, तो आप वो नोट डाउन करके रख सकते हैं, और वो नेक्स्ट टाइम फिर कंप्लीट कर सकते हो। ओके। अच्छा, और जब हम लोग ड्रॉप लेते हैं, रिपीट लेते हैं, तो उस टाइम पे बहुत से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आप उनके साथ कैसे डील करते थे? निगेटिव थॉट्स तो रहते हैं, मतलब सबसे ज्यादा प्रेशर इसी चीज का रहता है कि हम लोग एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, इंटर्नशिप के बाद ले रहे हैं, पूरा टाइम अगर डेडिकेट कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते या रैंक नहीं आया तो क्या होगा, ये ऐसे लगता है। मेरे अभी भी जिन लोगों के साथ बात हुई है जो अभी रिपीट कर रहे हैं, तो उनका भी वही क्वेश्चन था। तो वो तो रहने ही वाला है, और हमको उसके साथ फिर डील करना सीखना चाहिए। एक तो मैं कहूंगी कि आप वर्स्ट पॉसिबल जो है वो इमेजिन कर ले कि वर्स्ट क्या हो सकता है अगर रैंक अच्छा भी नहीं आया, तो ये कोई लास्ट चांस नहीं है। आप फिर भी आगे पढ़ सकते हो कुछ, फिर रिपीट कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। तो उसका ज्यादा टेंशन ना लेके आप इतना ही डिसाइड कर लो कि मेरे पास जितना टाइम है उसमें मुझे अपना 100% देना है, बाकी रिजल्ट कुछ भी आ जाए। एब्सोल्युटली, हमें अपना 100% देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, यही मेंटालिटी होनी चाहिए हम लोगों की। और जब ये जो रिपीट का टाइम था, इस टाइम का आपका स्टडी शेड्यूल कैसा होता था? आप कितना टाइम दे पाते थे अपनी पढ़ाई को? तो इस वक्त तो मुझे पूरा दिन फ्री ही था, तो दिन का जितना पॉसिबल हो सके उतना मैक्सिमम टाइम मैं स्टडी के लिए देती थी। शुरुआत में कुछ 12-13 घंटे रहते थे, उसके बाद थोड़ा ऐसे हुआ कि
जब एग्जाम में टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने लगते हैं तो अपने आप स्टडी आवर्स बढ़ते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे। तो स्टडी आवर्स बाद में थोड़े बढ़े, पर शेड्यूल ऐसे ही रहता था कि टेस्ट का जो सिलेबस रहता था मैं वही कंप्लीट करती थी। मैंने अपना कुछ अलग से शेड्यूल बनाया नहीं था। और फिर सुबह में यूजुअली मुझे आदत थी कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी पहले, और उसके बाद कुछ टॉपिक्स रहते थे, कुछ वोलाटाइल टॉपिक्स जो लगता है हमें द्रव्य गुण के है, लैटिन नेम्स का जो पार्ट है, तो वो रिवाइज करती थी। और कुछ नोट्स, इम्पोर्टेंट नोट्स थे जो मैंने ऐसे स्टिकी नोट्स बनाए थे, तो वो कुछ पढ़ती थी उसके बाद। और बाद में दिन का मैक्सिमम टाइम संहिता के लिए देती थी। और बीच में अगर कुछ बोर हो जा रहे थे तो छोटे सब्जेक्ट के नोट्स रहते थे या छोटे और कुछ पीडीएफ्स रहते थे, वो पढ़ती थी। और फिर रात को यूजुअली उसके बाद सीरीज रहती थी, वो सॉल्व करती थी। सो ये जो रिपीट का फेज था, इस टाइम ऐसा कोई इवेंट जब आपका मॉरल बहुत डाउन हुआ था और आपने उस टाइम क्या किया था अपने मॉरल को बूस्ट करने के लिए? मॉरल डाउन हुआ था जब एग्जाम अचानक से प्रीपोन हो गया, क्योंकि जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो एग्जाम शायद सितंबर में होगा ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस पेस पे चल रहा था। पर अचानक से जब प्रीपोन हुआ तब तो बहुत सा सिलेबस बाकी था मेरा। तो उस वक्त तो लगा कि अरे शायद नहीं हो पाएगा, कैसे करेंगे। पर जितना हो सका उतने में भी मैंने ऑडियो सुन के, लेक्चर्स करके मैंने सिलेबस कवर किया। और उस वक्त तबीयत भी थोड़ी खराब थी, तो स्टडी आवर्स उतने में बढ़ा नहीं पा रही थी। तो उसका थोड़ा प्रेशर लग रहा था, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ्स में यूजुअली सब स्टूडेंट्स अपने स्टडी आवर्स बढ़ाते हैं, और वो मैं नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे बहुत निगेटिव लगता था। पर ठीक है, मुझे कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी थी, तो मैंने कंटिन्यू किया, भले ही थोड़ा कम पढ़ रही थी पर ब्रेक नहीं होने दिया। ओके। आ जो आपने रिपीट किया था तो उसमें आपने सारे लेक्चर्स दोबारा सुने थे क्या, क्लास के सारे लेक्चर्स? हाँ, लेक्चर्स मैंने दोबारा सुने थे, क्योंकि पहले बार उतने सुने ही नहीं थे। तो बहुत से लेक्चर्स अभी सुने, कुछ लेक्चर्स थे जो पहले भी कभी नहीं सुने थे। रस शास्त्र के कुछ लेक्चर्स थे तो वो इस बार सुने, बाकी कुछ काश्यप संहिता के थे जो रिसेंटली अपलोड हुए, तो वो भी सुने। ओके। आप उस कौन से टेस्ट के या कौन से नोट्स की क्लास का सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, और आप टेलीग्राम में क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते थे क्या? क्लास के नोट्स में जो इम्पोर्टेंट नोट्स है और रैंडम नोट्स है उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ। एक तो एक थोड़ा सा सिलेबस पे थोड़ा जब ग्रिप आ जाता है उसके बाद इम्पोर्टेंट नोट्स का रिवीजन के लिए बहुत फायदा होता है, क्योंकि संहिता का, तीनों संहिता का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो उसमें है, उसकी समरी है इम्पोर्टेंट नोट्स। और रैंडम नोट्स का फायदा होता है जो चीजें हम उतनी पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे कुछ रैंडम पॉइंट्स ही रहता है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं, तो जो चीज यूजुअली नहीं पढ़ पाते हैं वो रैंडम पॉइंट्स में कवर हो जाती है। और क्वेश्चंस उसके जो टेस्ट सीरीज भी है उसका भी, मतलब वो इतने थोरो है टेस्ट भी, तो आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाता है उसका भी। और टेलीग्राम के क्वेश्चंस में हमेशा सॉल्व करती थी, और कभी टाइम रहता था तो पुराने क्वेश्चंस भी उसके सॉल्व करती थी। ओके। आपके जो टेस्ट में मार्क्स है वो हमेशा कंसिस्टेंटली अच्छे आते थे या फिर कभी थोड़ा अप डाउन होता रहता था? मार्क्स कंसिस्टेंटली अच्छे नहीं थे, कभी कम भी होते थे। अगर सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं होता था, कुछ पॉइंट रह जाते थे, तो कभी कभी मार्क्स कम आते हैं। पर वो नॉर्मल है, वो उतना होता है, सबके साथ होता है। तो उसमें यही करना चाहिए कि टेस्ट के बाद हमें पेपर एनालाइज करना चाहिए कि मिस्टेक्स कहाँ हो रहे हैं, किस पार्ट में। अगर वो चीज आपने वो पढ़ाई नहीं है इसीलिए हो रहा है, तो स्टडी आवर्स फिर बढ़ाने चाहिए। अगर आपने पढ़ा है और फिर भी कुछ गलत मार्क कर दिया या कंफ्यूज हो रहे हो, तो रिवीजन बढ़ाना चाहिए। तो टेस्ट के मार्क्स का उतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, रादर एनालाइज करने पे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली, अ टेस्ट गिवन विदाउट एनालिसिस इज एक्चुअली नॉट दैट यूजफुल। अपना जो मेन एग्जाम होता है एआईपीजीटी का, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो उसमें आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और उसे कैसे अंदाजा लगाना चाहिए कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने?
तो पेपर का मैंने कैसे किया था कि मैंने पेपर के 2 राउंड्स किए। और पहले राउंड में मैंने जो क्वेश्चंस ऐसे एट अ ग्लांस पता है कि हाँ ये 100% श्योर हूँ, वैसे कुछ शायद 86 या 87 क्वेश्चंस मैंने मार्क कर दिए। और फिर उसके बाद सेकंड राउंड में जो क्वेश्चंस के बारे में मैं 100% श्योर नहीं थी, ऐसे कुछ 60-70% श्योर थी, तो वैसे मार्क कर दिए। और थोड़ा आइडिया आ रहा था कि ओके स्कोर अभी 300 के ऊपर तो जा रहा है, 320 330 तो आ रहा है, तो रिस्क ले सकते हैं उस टाइम आप। अगर आप क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट करते हो जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो तो ठीक है, अगर वो गलत भी आता है तो 1 मार्क जाएगा। पर अगर वो करेक्ट आ गया तो 4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो वो थोड़ा आपको गैम्बल करने जैसा रहता है कि आप थोड़ा सा पहले आप आइडिया ले लो कि कितने आपको श्योर है, कितना आपका स्कोर हो रहा है, आपके हाथ में कितने मार्क्स है, तो उसके बाद आप उतना रिस्क ले सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा आरती, जब हमारे काफी एस्पिरेंट्स को एक क्वेश्चन रहता है कि लास्ट मंथ में इतना बड़ा सिलेबस रिवाइज कैसे करें, तो आप कुछ लास्ट मंथ में रिवीजन के कुछ टिप्स देना चाहेंगे कैसे कर सकते हैं? लास्ट मंथ में रिवीजन के लिए एक तो नया कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। मैक्सिमम टाइम मैं तो कहूंगी कि लास्ट का 1 या 2 महीने आप पूरे रिवीजन के लिए देंगे तो अच्छा है। और उसमें भी आप अपना टाइम ऐसे बैलेंस कीजिए कि मैक्सिमम टाइम संहिता को दीजिए, और जो इम्पोर्टेंट नोट्स है वो जैसे मैंने बोला कि वो रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आईएमपी पॉइंट्स जो है या मिक्स नोट्स है, रैंडम नोट्स है, तो उसके लिए कुछ दिन का ऐसे स्पेसिफिक टाइम निकालिए। मैं कैसे करती थी कि आईएमपी नोट्स के डेली कुछ 20 पेजेस पढ़ती थी, और वो कुछ 10-12 दिन में वो उतना कवर हो जाता था, तो फिर 1 महीने में उसके 2 या 3 रिविजन्स तो हो जाते थे। या रैंडम सीरीज जो थी उसके भी डेली 1 या 2 सीरीज, तो उसके भी 2 से 3 रिविजन हो जाते हैं लास्ट मंथ में भी। ओके। आप हमारे जो फ्रेशर्स है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें प्रिपरेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या नहीं? जो फ्रेशर्स है तो वो अभी आप अगर इंटर्नशिप के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो आपको, जो मुझे हुआ था इशू की टाइम का इशू रहता है, तो आप इतना ही करो कि आप कंसिस्टेंसी ब्रेक होने मत दो। ऐसे नहीं होगा कि अरे रोज इतना ही टाइम आपको मिलेगा, रोज कुछ 5 घंटे 6 घंटे मिलेंगे ही, ऐसे आप श्योर नहीं हो सकते। तो अगर उतना नहीं भी मिल रहा है तो ठीक है, कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करो, कुछ छोटे टारगेट्स रखो, अपने कुछ अचीवेबल टारगेट्स रखो दिन के। स्टडी आवर्स काउंट करने से बेटर है कि आप कितने टॉपिक्स कवर कर रहे हो उसमें, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वैसे स्टडी मैनेज करो, कंसिस्टेंटली करते रहो, वो ब्रेक मत करो। और थर्ड और फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे तो ये कहूंगी कि आपके पास तो बहुत ज्यादा टाइम है एग्जाम के लिए। तो आप साइड बाय साइड अभी जो अपने पीजी एंट्रेंस का भी आप पढ़ रहे हो तो आपको उसका बेनिफिट पक्का मिलेगा, क्योंकि पीजी का प्रिपरेशन के लिए हम जैसे पढ़ाई करते हैं वो संहिता की बहुत थोरो पढ़ाई होती है, तो उसका यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो आपको पक्का बेनिफिट मिलेगा। और आप अभी से अगर श्लोक याद कर सकते हो तो वो करो, ट्रिक्स बनाने हैं, टेबल्स बनाने हैं, ऐसे आप अपना स्टडी मैनेज करो ताकि आप लॉन्ग टर्म तक वो याद रख सको। और अगर आप थर्ड और फोर्थ ईयर में ही मैक्सिमम सिलेबस कवर कर लोगे तो इंटर्नशिप के टाइम आप टेस्ट और मतलब रिवीजन के लिए वो टाइम डेडिकेट कर सकते हो। राइट। डॉक्टर आरती, हमारे जो पीछे एस्पिरेंट्स हैं, आप उनके लिए कुछ टेक अवे पॉइंट्स देना चाहेंगे एक सार? टेक अवे यही कहूंगी कि पीजी का प्रिपरेशन जो है तो उसमें हार्ड वर्क तो इम्पोर्टेंट है, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको अच्छा रैंक लाना है तो आपको सिलेबस पे एक अच्छा ग्रिप होना जरूरी है। तो उसके लिए आपको अच्छा प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, तो वैसे कीजिए। आप कितना पढ़ते हो उतना इम्पोर्टेंट है कि आप फाइनल में कितना प्रिपेयर कर सकते हो। और ये एक चीज रहती है कि अरे सिलेबस कंप्लीट होता है क्या, तो सिलेबस इतना वास्ट है कि सिलेबस पूरा कंप्लीट तो कभी नहीं होता। पर आप पेपर देखोगे तो उसमें कुछ 20-25 क्वेश्चन ही रहते हैं जो थोड़े ऑड रहते हैं, और बाकी के 95 क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं कि जो कॉमन रहते हैं। तो कंपटीशन वहीं पे होता है कि उस कॉमन जो क्वेश्चंस है
उसमें जो सब लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं उसमें आपको मार्क्स लूज नहीं करने हैं। तो आप जो पढ़ रहे हो वो कितना परफेक्ट कर सकते हो उस पे ध्यान दो। क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पढ़ाई करने पे ज्यादा ध्यान दो, और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको पेपर सॉल्विंग का जितना प्रैक्टिस होता है उतना फाइनल में आप टाइम अच्छा मैनेज कर पाते हो। क्वेश्चन रीड करने में आपका वक्त थोड़ा कम लगता है, तो टफ क्वेश्चंस के लिए हम ज्यादा वक्त दे सकते हैं। फिर आपने कितना पढ़ाई किया है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप फाइनल के 2 आवर्स में कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेज करना हमें आना चाहिए, और वो हम सीख जाते हैं। हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते करते हैं उसके साथ हम सीख जाते हैं। क्योंकि आप अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी रहते हैं कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी लॉजिकली आंसर कर सकेगा। तो वैसे क्वेश्चंस में अगर हम प्रेशर के अंडर है, इसके लिए हम अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम कुछ गलत मार्क कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए। बहुत सही बात कही आपने। जो एट द एंड, थैंक यू सो मच डॉक्टर आरती कि आप अपना वक्त निकाल के आई, हमारे साथ आप जुड़ी और हमारे पीछे एस्पिरेंट्स को अपने स्ट्रेटेजी और अपनी जर्नी के बारे में बताया, उन्हें मोटिवेट किया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवियर्स। थैंक यू डॉक्टर अदिति।